रात के 2:30 बजे का वक्त था। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर सायरा खान, एक तेज तर्रार सीबीआई ऑफिसर, अपनी मोटरसाइकिल पर घर की ओर बढ़ रही थी। दिन भर की थकान और एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद उसका दिमाग अभी भी उसी केस की फाइलों में उलझा था जिस पर वह महीनों से काम कर रही थी। सड़कें वीरान थीं, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा के ठंडे झोंकों का शोर था। सायरा की बाइक की हेडलाइट सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जब अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़े 3 पुलिस वालों पर पड़ी। एक इंस्पेक्टर जिसका नाम था रणवीर सिंह और उसके साथ 2 कांस्टेबल, हरिया और मुकेश। तीनों के चेहरों पर एक अजीब सी हरकत थी, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। सायरा ने अपनी बाइक धीमी की और हेलमेट उतारते हुए उनसे नजरें मिलाईं। रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए एक तंज भरी मुस्कान दी और बोला, अरे मैडम, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो, और वो भी अकेले? उसकी आवाज में एक अजीब सी चिपचिपाहट थी जो सायरा को तुरंत खटक गई। सायरा ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं अपने घर जा रही हूं, कोई जरूरी काम था। उसने अपनी बाइक आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने एक कदम आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। रुकिए ना मैडम, इतनी जल्दी क्या है, हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताइए, उसने कहा, और दोनों कांस्टेबल ठहाके मारकर हंस पड़े। सायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुकी थी कि ये लोग कोई साधारण पुलिस वाले नहीं हैं। रणवीर ने उसकी बाइक की चाबी छीन ली और उसे एक तरफ फेंक दी। देखो मैडम, यहां इस सुनसान सड़क पर कोई तुम्हारी चीखें सुनने वाला नहीं है, तो बेहतर है चुपचाप हमारी बात मान लो, उसने कहा और उसकी बांह पकड़ने की कोशिश की। सायरा ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटते हुए कहा, मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह सुनकर रणवीर और दोनों कांस्टेबल जोर जोर से हंसने लगे। अरे, सीबीआई ऑफिसर, वाह, तो फिर तो और मजा आएगा, रणवीर ने तंज कसते हुए कहा। उसने अपने जेब से शराब की एक बोतल निकाली और सायरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो, इसे पी लो, फिर देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। सायरा ने देखा कि कांस्टेबल हरिया गाड़ी से और 2 बोतलें ले आया। तीनों के चेहरों पर एक वहशीपन था और सायरा समझ चुकी थी कि अगर उसने यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उसने ठंडे दिमाग से सोचा। सायरा जानती थी कि वह अकेली है और ये तीनों पुलिस वाले अपनी ताकत और वर्दी के नशे में चूर हैं। उसने अपनी जेब में छुपा हुआ माइक्रो कैमरा चालू कर लिया जो उसने अपने पिछले मिशन से लिया था। यह कैमरा इतना छोटा था कि कोई इसे नोटिस भी नहीं कर सकता था। सायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दो, मैं भूखी हूं। रणवीर ने उसे शक की नजरों से देखा, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, वाह मैडम, अब अक्ल ठिकाने आ रही है। उसने कांस्टेबल मुकेश को इशारा किया और मुकेश ने गाड़ी से एक पैकेट निकाला जिसमें कुछ समोसे और एक पानी की बोतल थी। सायरा ने धीरे धीरे समोसा खाना शुरू किया और साथ ही अपने दिमाग में एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि उसे समय चाहिए, उसे इन दरिंदों को उनके ही जाल में फंसाना था। उसने समोसा खाते हुए रणवीर से कहा, तुम तो बहुत ताकतवर लगते हो, क्या तुमने पहले भी ऐसा किया है? रणवीर, जो अपने पद के घमंड में चूर था, हंसते हुए बोला, अरे मैडम, तुम क्या समझती हो, दिल्ली की सड़कों पर रात का राज हमारा है। कई लड़कियों को हमने सबक सिखाया है, कोई हमें रोक नहीं सकता। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कुछ तस्वीरें दिखाने लगा जिनमें उसने पहले की गई हरकतों का जिक्र बड़े गर्व से किया। सायरा का कैमरा चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान रखी और बोली, वाह, तुम तो सचमुच बड़े शातिर हो, चलो मुझे भी अपनी ताकत दिखाओ। ये कहते हुए उसने रणवीर को सड़क के एक कोने की तरफ ले जाना शुरू किया जहां अंधेरा और गहरा था। रणवीर, जो अब पूरी तरह जोश में था, उसके साथ चलने लगा। दोनों कांस्टेबल पीछे रह गए, हंसते हुए और एक दूसरे से मजाक करते हुए। सड़क के उस कोने पर पहुंचकर सायरा ने रणवीर से कहा, एक शर्त है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। रणवीर ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, ये भी कोई शर्त है? ठीक है, मान लेता हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सायरा के करीब आने लगा।
सायरा ने एक पल के लिए अपने दिल की धड़कन को थामा और फिर तेजी से अपने जूते की एड़ी से रणवीर की कलाई पर वार किया, जहां उसकी रिवॉल्वर थी। रणवीर ने चीखते हुए आंखें खोलीं, लेकिन सायरा ने पहले ही उसकी रिवॉल्वर छीन ली थी। ये क्या धोखा है? रणवीर चिल्लाया। सायरा ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तानते हुए कहा, धोखा? धोखा तो तुम लोग दे रहे थे रणवीर सिंह, लेकिन अब तुम मेरे जाल में हो। तभी पीछे से दोनों कांस्टेबल भागते हुए आए, लेकिन सायरा ने तेजी से रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ किया और बोली, रुक जाओ, वरना गोली चल जाएगी। रणवीर ने गुस्से में सायरा की तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क पर हेडलाइट्स की रोशनी चमकी। दो काली जीपें तेजी से वहां रुकीं और अगले ही पल सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो बाहर निकल आए। सायरा ने एक इशारा किया और कमांडोज ने रणवीर और दोनों कांस्टेबल को पल भर में दबोच लिया। रणवीर की टांगें कांप रही थीं। वह बौखलाकर बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है। सायरा ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा और अपनी जेब से सीबीआई का कार्ड निकालकर उसके मुंह के सामने लहराया। मैं सायरा खान, सीबीआई। तुमने सोचा था कि तुम एक बेबस लड़की को शिकार बना रहे हो, लेकिन असल में मैं तुम्हारा शिकार कर रही थी। तुम्हारी सारी करतूतें, तुम्हारा इकबाल जुर्म, सब मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। अब तुम्हारा खेल खत्म। कमांडोज ने तीनों को हथकड़ी पहनाकर जीप में ठूंस दिया। सायरा ने अपने माइक्रो कैमरे को चेक किया और पाया कि सारी रिकॉर्डिंग सही थी। वह जानती थी कि यह सबूत कोर्ट में इन दरिंदों को सजा दिलवाने के लिए काफी होंगे, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था कि रणवीर जैसे लोग दिल्ली की सड़कों पर और भी हैं और उसे उन सबको बेनकाब करना है। सायरा खान की सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। रणवीर सिंह और दोनों कांस्टेबल हरिया और मुकेश हथकड़ियों में जकड़े सीबीआई की जीप में ठूंसे जा चुके थे। जीप की हेडलाइट्स रात के अंधेरे को चीर रही थीं और सायरा अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ी थी, अपने माइक्रो कैमरे को एक बार फिर चेक करते हुए। रिकॉर्डिंग परफेक्ट थी। रणवीर की गुरूर भरी बातें, उसका इकबाल जुर्म और उसकी तस्वीरें जो उसने गर्व से दिखाई थीं, ये सबूत कोर्ट में इन दरिंदों की सजा को पक्का करने के लिए काफी थे। लेकिन सायरा का दिल बेचैन था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। तभी जीप का एक कमांडो, जिसका नाम था विक्रम, सायरा के पास आया और बोला, मैडम, आप ठीक तो हैं ना? ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर आपने सिग्नल ना दिया होता तो शायद हम वक्त पर यहां ना पहुंच पाते। सायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, विक्रम, मैं ठीक हूं, लेकिन ये रणवीर अकेला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है। विक्रम ने सायरा की बात को गौर से सुना और बोला, मैडम, हमें इन तीनों को हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए। वहां इंटेरोगेशन में शायद कुछ और सुराग मिले। सायरा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह जानती थी कि रणवीर जैसे लोग अपनी वर्दी और ताकत के दम पर बेखौफ होकर ऐसी हरकतें करते हैं क्योंकि उन्हें किसी बड़े शख्स का साथ मिला हुआ है। जीप रवाना हो चुकी थी और सायरा अपनी बाइक पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों पर फिर से दौड़ने लगी। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे याद आया कि रणवीर ने अपने फोन में कुछ तस्वीरें दिखाते वक्त एक नाम लिया था, भाईजान। उसने सोचा, ये भाईजान कौन है? क्या यह कोई बड़ा अफसर है या फिर कोई और ताकतवर शख्स जो इन गुंडों को शह दे रहा है? सायरा ने अपनी बाइक एक सुनसान पेट्रोल पंप के पास रोकी। उसने अपने फोन से सीबीआई हेडक्वार्टर में अपने सीनियर डिप्टी डायरेक्टर राघव मेहरा को कॉल किया। सर, सायरा बोल रही हूं। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रणवीर और उसके दोनों कांस्टेबल हिरासत में हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं। इनके पीछे कोई बड़ा शख्स है। उसने भाईजान का नाम लिया। हमें इसकी तह तक जाना होगा। राघव की गंभीर आवाज फोन से गूंजी, सायरा, तुमने बहुत रिस्क लिया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को सलाम। मैं तुरंत एक टीम को इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि रणवीर के फोन और उसकी कॉल हिस्ट्री को चेक किया जाए। तुम हेडक्वार्टर पहुंचो और वहां से हम अगला कदम उठाएंगे। सायरा ने फोन काटा और अपनी बाइक फिर से स्टार्ट की।
लेकिन तभी उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखीं जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल धक से रह गया। क्या ये रणवीर के लोग हैं या फिर कोई और? उसने अपनी रिवॉल्वर को कमर से निकाला और सतर्क होकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। गाड़ी पास आई और रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा, लंबा काला कोट पहने, चेहरे पर रुमाल बांधे हुए। उसने सायरा की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, सायरा खान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। रणवीर को पकड़कर तुमने भाईजान को नाराज कर दिया। अब तुम्हारी खैर नहीं। सायरा ने रिवॉल्वर तानते हुए कहा, कौन हो तुम और ये भाईजान कौन है? उस शख्स ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि तुमने जिस आग से पंगा लिया है वो तुम्हें जला देगी। इतना कहकर वह शख्स तेजी से गाड़ी में बैठा और गाड़ी रफ्तार पकड़कर अंधेरे में गायब हो गई। सायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। वह अपनी बाइक पर सवार हुई और सीबीआई हेडक्वार्टर की ओर बढ़ चली। रास्ते में उसका दिमाग लगातार उस रहस्यमयी शख्स और भाईजान के बारे में सोच रहा था। क्या यह कोई बड़ा क्रिमिनल सरगना था, या फिर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन, या शायद कोई ऐसा शख्स जो पुलिस और अपराध की दुनिया दोनों को कंट्रोल करता हो? हेडक्वार्टर पहुंचते ही सायरा ने रणवीर के फोन को फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया। उसने राघव को सारी बात बताई और उस रहस्यमयी शख्स का जिक्र भी किया। राघव ने गंभीर होकर कहा, सायरा, तुमने सही कहा, यह कोई छोटा मोटा केस नहीं है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस केस की लीड लो, लेकिन याद रखो, तुम्हारी जान को खतरा है। सायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, सर, मैं तैयार हूं। चाहे जो भी हो, मैं इस भाईजान को बेनकाब करूंगी। उसी रात जब सायरा अपने छोटे से फ्लैट में लौटी तो उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की रात अभी भी सन्नाटे में डूबी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर था। उसने कॉल रिसीव की और दूसरी तरफ से एक भारी आवाज गूंजी, सायरा, तुम बहुत होशियार बन रही हो, लेकिन याद रख, भाईजान की पहुंच तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा लंबी है। अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन जल्दी आएगा। सायरा ने बिना डरे जवाब दिया, भाईजान, जो भी हो, मुझसे मिलने की हिम्मत करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इंसाफ की ताकत तुम्हारे गुंडों से कितनी बड़ी है। कॉल कट गई। सायरा ने फोन को टेबल पर रखा और अपने माइक्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग को एक सिक्योर सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अब जंग और खतरनाक होने वाली है। सायरा खान अपने फ्लैट की खिड़की के पास खड़ी थी, जहां दिल्ली की रात का सन्नाटा अब और भी भारी लग रहा था। अनजान नंबर से आई धमकी भरी कॉल ने उसके दिमाग में एक तूफान खड़ा कर दिया था। भाईजान, यह नाम बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। वह समझ चुकी थी कि रणवीर सिंह और उसके गुर्गे सिर्फ मोहरे हैं और असली खेल कोई और खेल रहा है। सायरा ने अपनी रिवॉल्वर को टेबल पर रखा और अपने लैपटॉप पर माइक्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग को फिर से चेक किया। रणवीर की बातें, उसकी तस्वीरें और उसका घमंड, सब कुछ रिकॉर्ड था। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यह केस सिर्फ सड़क पर होने वाली गुंडागर्दी से कहीं ज्यादा बड़ा है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह एक अनजान नंबर से था, लेकिन मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पुरानी हवेली, करोल बाग, रात 2 बजे, अकेले आना। सच्चाई जानना चाहती हो तो? सायरा की आंखें सिकुड़ गईं। यह कोई जाल हो सकता था, लेकिन उसका सीबीआई ऑफिसर का जुनून उसे चुप बैठने नहीं दे रहा था। उसने तुरंत अपने बैग में रिवॉल्वर, एक छोटा सा चाकू और एक दूसरा माइक्रो कैमरा डाला। उसने अपने सीनियर राघव मेहरा को मैसेज किया, सर, मुझे एक लीड मिली है। करोल बाग में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं चेक करने जा रही हूं। बैकअप तैयार रखें। रात के 1:45 बजे सायरा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर करोल बाग की तंग गलियों में दाखिल हुई। पुरानी हवेली, जो एक वीरान और जर्जर इमारत थी, दिल्ली की पुरानी कहानियों का हिस्सा थी। लोग कहते थे कि वहां कभी कोई जमींदार रहता था, लेकिन अब वह जगह तस्करों और अपराधियों का अड्डा बन चुकी थी। सायरा ने अपनी बाइक एक गली के कोने में छुपाई और पैदल हवेली की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, इंसाफ की चमक।
हवेली का लोहे का गेट जंग से भरा था, जो आधा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की गंध थी। सायरा ने अपने माइक्रो कैमरे को ऑन किया और धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। तभी उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से चल रहा हो। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और दीवार के सहारे आगे बढ़ी। अचानक एक कमरे से मध्यम रोशनी की किरण बाहर आई। सायरा ने सावधानी से उस कमरे की ओर झांका। वहां एक मेज पर एक लैपटॉप रखा था, जिसकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही थीं। सायरा ने पास जाकर देखा। वे तस्वीरें उसी रात की थीं जब उसने रणवीर को पकड़ा था, लेकिन एक तस्वीर ने उसका दिल दहला दिया। उसमें एक शख्स था जिसे सायरा अच्छी तरह पहचानती थी। राघव मेहरा, उसका सीनियर डिप्टी डायरेक्टर। वह रणवीर के साथ किसी सुनसान जगह पर खड़ा था और दोनों के चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सायरा का दिमाग सुन्न हो गया। राघव सर? नहीं, ये मुमकिन नहीं, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी। वाह सायरा, तुम सचमुच बहुत तेज हो, लेकिन यहां तक पहुंचकर तुमने अपनी आखिरी गलती कर दी। सायरा ने पलटकर देखा। वहां वही शख्स खड़ा था जिसने उसे सड़क पर धमकी दी थी। काला कोट, चेहरा रुमाल से ढका हुआ। उसने रुमाल हटाया और सायरा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम था, वही कमांडो जिसने कुछ घंटे पहले उसे बचाने में मदद की थी। विक्रम, तुम? सायरा की आवाज में हैरानी और गुस्सा था। विक्रम ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ सायरा, मैं ही हूं, और भाईजान का भरोसेमंद आदमी भी मैं ही हूं। तुमने रणवीर को पकड़कर बहुत बड़ा नुकसान किया। अब भाईजान नाराज हैं और उनकी नाराजगी का मतलब है खतरा। सायरा ने अपनी रिवॉल्वर तानते हुए कहा, भाईजान कौन है और राघव सर का इस सब में क्या रोल है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सब कुछ जानने की इतनी जल्दी है? ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन पहले ये रिवॉल्वर नीचे रख दो, वरना। उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और बोला, इस बटन को दबाते ही ये पूरी हवेली उड़ जाएगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा मिशन भी खत्म। सायरा का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह विक्रम की बात माने या अपने इंसाफ के रास्ते पर बढ़ती रहे। तभी उसे एक और आहट सुनाई दी। हवेली के बाहर से गाड़ियों की आवाज। क्या यह सीबीआई की बैकअप टीम थी जिसे उसने अलर्ट किया था, या फिर भाईजान के और गुर्गे? सायरा ने एक गहरी सांस ली और विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है विक्रम, मैं रिवॉल्वर रख देती हूं, लेकिन एक बात बता, क्या राघव सर ही भाईजान है? विक्रम ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, तुम्हें जवाब चाहिए तो मेरे साथ चलो, भाईजान खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। उसने सायरा को इशारा किया कि वह हवेली के पिछले हिस्से की ओर चले। सायरा ने अपनी रिवॉल्वर धीरे से नीचे रखी, लेकिन उसने अपने जूते में छुपा हुआ चाकू निकालकर अपनी आस्तीन में छुपा लिया। वह जानती थी कि यह जाल है, लेकिन उसे इस जाल के अंदर जाकर ही सच्चाई तक पहुंचना था। हवेली के पिछले हिस्से में एक अंधेरा गलियारा था, जहां से ठंडी हवा आ रही थी। विक्रम ने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खोला और सायरा को अंदर जाने का इशारा किया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जहां मध्यम रोशनी में एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा छाया में था, लेकिन उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। वेलकम सायरा खान, मैं भाईजान। तुमने मेरे खेल में बहुत दखल दी है। अब बताओ, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? सायरा ने उस शख्स की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी बाहर से एक तेज धमाके की आवाज आई। सायरा का दिल धक से रह गया। क्या यह विक्रम का बम था, या फिर कुछ और? हवेली के उस अंधेरे कमरे में सायरा खान की सांसें थम सी गई थीं। भाईजान की भारी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, और बाहर हुए धमाके ने माहौल को और डरावना बना दिया था। सायरा की नजरें उस रहस्यमयी शख्स पर टिकी थीं, जिसका चेहरा अभी भी छाया में था। विक्रम, जो अब भाईजान का भरोसेमंद गुर्गा निकला था, दरवाजे के पास खड़ा था, अपनी पिस्तौल पर हाथ रखे। सायरा का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर का धमाका क्या था, सीबीआई की बैकअप टीम, भाईजान का कोई जाल, या फिर कुछ और। क्या हुआ सायरा, डर गई? भाईजान की आवाज में एक तंज था। वह कुर्सी से उठा और धीरे धीरे सायरा की ओर बढ़ा। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था,
लेकिन उसकी आंखों की चमक सायरा को साफ नजर आ रही थी। एक ऐसी चमक जो ताकत और क्रूरता का मिश्रण थी। सायरा ने अपने डर को दबाते हुए कहा, डर? वो तो तुम्हें लगना चाहिए भाईजान। तुम्हारे गुर्गे रणवीर और उसके कांस्टेबल मेरे हत्थे चढ़ चुके हैं। तुम्हारा नंबर भी जल्दी आएगा। भाईजान ने एक ठहाका लगाया जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। वाह सायरा, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। लेकिन तुम अभी तक समझी नहीं। रणवीर तो बस एक मोहरा था। असली खेल तो मैं खेल रहा हूं, और इस खेल में तुम अकेली पड़ चुकी हो। उसने अपने कोट की जेब से एक फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। सायरा की आंखें फैल गईं। उन तस्वीरों में वह खुद थीं, पिछले कुछ दिनों की हर हरकत, सीबीआई हेडक्वार्टर में मीटिंग, रणवीर को पकड़ने का ऑपरेशन, और यहां तक कि उसका अपने फ्लैट में खड़े होने का पल। तुम पर नजर रखी जा रही थी सायरा, भाईजान ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। तुमने जो कुछ भी किया वो मेरी मर्जी से हुआ, और अब तुम यहां हो मेरे जाल में। सायरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। उसने अपनी आस्तीन में छुपा चाकू महसूस किया और सोचा, मुझे समय चाहिए, मुझे इनके जाल को उलटना होगा। तभी बाहर से एक और धमाका हुआ, और इस बार हवेली की दीवारें हिल सी गईं। विक्रम घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन भाईजान ने उसे इशारे से रोका। रुक विक्रम, ये हमारे अपने लोग हैं। सायरा को लगता है कि उसकी सीबीआई टीम उसे बचा लेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि यहां कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। सायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो भाईजान, लेकिन एक बात बताओ, राघव मेहरा का इस सब में क्या रोल है? क्या वो तुम्हारा बॉस है या तुम उसका? ये सवाल सुनते ही भाईजान की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर हंसते हुए बोला, राघव, वो तो बस एक कठपुतली है सायरा। लेकिन तुम बहुत सवाल पूछ रही हो। शायद तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरी गलती थी। तभी सायरा ने मौका देखा। उसने तेजी से अपनी आस्तीन से चाकू निकाला और विक्रम की ओर फेंका, जो सीधे उसकी कलाई में जा लगा। विक्रम चीखते हुए नीचे गिरा और उसकी पिस्तौल फर्श पर जा गिरी। सायरा ने एक छलांग लगाकर पिस्तौल उठाई और भाईजान की ओर तान दी। हिलना मत, वरना गोली चल जाएगी, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन भाईजान के चेहरे पर अब भी वही तंज भरी मुस्कान थी। तुम्हें लगता है कि एक पिस्तौल से तुम मुझे रोक लोगी? सायरा, तुम्हारी सीबीआई में ही मेरे लोग हैं। तुम्हारा भरोसा जिस राघव पर है वो मेरा आदमी है, और वो धमाका जो तुमने सुना वो तुम्हारी बैकअप टीम की जीप थी। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सायरा का दिल एक पल के लिए बैठ गया। क्या राघव सचमुच इस रैकेट का हिस्सा था? क्या उसकी टीम खतरे में थी? लेकिन उसने अपने डर को दबाया और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम इतने ताकतवर हो तो मुझसे छुप क्यों रहे हो? अपना चेहरा दिखाओ भाईजान। भाईजान ने एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसका चेहरा मध्यम रोशनी में आया, सायरा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि अजय वर्मा था, दिल्ली पुलिस का एक रिटायर्ड कमिश्नर, जिसे सालों पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में सस्पेंड किया गया था। सायरा ने उसे खबरों में देखा था, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि वह इतने बड़े अपराधी नेटवर्क का सरगना हो सकता है। अजय वर्मा, सायरा की आवाज में हैरानी थी। तुम भाईजान हो, लेकिन तुम तो... हाँ सायरा, अजय ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं वही अजय वर्मा हूं जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन मैंने दिल्ली की सड़कों को कभी नहीं छोड़ा। मेरे बिना यहां कुछ नहीं चलता। पुलिस, अपराधी, पॉलिटिशियन, सब मेरे इशारों पर नाचते हैं, और तुमने मेरे खेल में दखल देने की हिम्मत की। सायरा ने पिस्तौल को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन तभी उसे पीछे से एक तेज झटका लगा। विक्रम, जो अभी भी अपनी कलाई पकड़े चीख रहा था, ने किसी तरह अपने पैर से सायरा को ठोकर मार दी। सायरा का संतुलन बिगड़ा और पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अजय ने मौका देखकर एक रिमोट उठाया और बोला, अब खेल खत्म सायरा, इस हवेली में तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन तभी बाहर से एक और आवाज गूंजी, सायरन की। सायरा की आंखों में एक चमक आई। तुम गलत हो अजय, मेरा बैकअप अभी भी जिंदा है। तभी हवेली का गेट धड़ाम से टूटा और सीबीआई की एक नई टीम अंदर दाखिल हुई। लेकिन इस बार टीम की अगुवाई कोई और नहीं,
बल्कि राघव मेहरा कर रहे थे। सायरा का दिल एक बार फिर धक से रह गया। क्या राघव सचमुच भाईजान का आदमी था या फिर वह उसकी मदद के लिए आया था? अजय ने राघव को देखकर ठहाका लगाया। वाह, राघव आ गए अपने ऑफिसर को बचाने या फिर मेरा काम पूरा करने। सायरा की नजरें राघव पर टिकी थीं। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या यह उसका अंत था या फिर इंसाफ की जंग में एक नया मोड़? पुरानी हवेली में सन्नाटा अब सायरन की गूंज से टूट चुका था। सायरा खान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी नजरें राघव मेहरा पर टिकी थीं, जो सीबीआई की टीम के साथ हवेली में दाखिल हुआ था। अजय वर्मा उर्फ भाईजान के चेहरे पर अब भी वही तंज भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट झलक रही थी। सायरा का दिमाग तेजी से चल रहा था। राघव मेहरा दोस्त है या दुश्मन? क्या वह भाईजान का आदमी है या फिर उसकी मदद के लिए आया है? और बाहर हुआ धमाका। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पिस्तौल तानते हुए बोला, अजय वर्मा, तुम्हारा खेल अब खत्म। अपने हथियार नीचे रखो और सरेंडर करो। सायरा की सांसें एक पल के लिए थम गईं। क्या राघव सचमुच उसकी तरफ था? लेकिन अजय ने ठहाका लगाया और बोला, राघव, राघव, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी सीबीआई में मेरे जितने लोग हैं उतने तुम्हारे भी नहीं। सायरा की नजरें राघव के चेहरे पर थीं। उसने देखा कि राघव की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ चुकी थी कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। तभी विक्रम, जो अभी भी अपनी घायल कलाई पकड़े जमीन पर पड़ा था, हंसते हुए बोला, सायरा, तुम्हें अब भी नहीं समझ आया? राघव तुम्हारा सीनियर नहीं, बल्कि भाईजान का दायां हाथ है। ये सुनते ही सायरा का दिल धक से रह गया। उसने राघव की ओर देखा और उसकी आंखों में अब शक की जगह गुस्सा था। राघव सर, ये सच है? उसकी आवाज में दर्द और विश्वासघात की कसक थी। राघव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, सायरा, तुम बहुत दूर तक आ चुकी हो, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। इससे पहले कि सायरा कुछ और कह पाती, अजय ने अपने रिमोट को हवा में लहराया और बोला, बस, बहुत ड्रामा हो गया। अब इस हवेली का अंत होगा और तुम सबके साथ साथ तुम्हारा इंसाफ भी दफन हो जाएगा। उसने रिमोट का बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज गोली की आवाज गूंजी। अजय के हाथ से रिमोट छिटक कर दूर जा गिरा और वह चीखते हुए जमीन पर लुढ़क गया। सायरा ने पलटकर देखा। गोली राघव ने चलाई थी। राघव, ये क्या किया तूने? अजय चिल्लाया। उसकी बांह से खून बह रहा था। राघव ने ठंडी नजरों से अजय को देखा और बोला, अजय, तुमने मुझे सालों तक अपनी कठपुतली बनाया, लेकिन अब बस, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। सायरा हैरान थी। क्या राघव ने सचमुच पाला बदल लिया था या फिर यह भी कोई नया जाल था? तभी हवेली के बाहर से एक और सायरन की आवाज आई। सायरा ने खिड़की से झांका। कई पुलिस जीपें और सीबीआई की गाड़ियां हवेली को घेर रही थीं, लेकिन इन गाड़ियों में से एक शख्स उतरा, जिसे देखकर सायरा का चेहरा और सख्त हो गया। वह था इंस्पेक्टर करण चौधरी, दिल्ली पुलिस का एक तेज तर्रार ऑफिसर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। लेकिन सायरा को शक था कि करण भी इस रैकेट का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि रणवीर ने अपने फोन में उसका नाम भी लिया था। करण ने हवेली में दाखिल होते ही अपनी पिस्तौल निकाली और बोला, कोई हिलेगा नहीं। सायरा, तुम अपनी पिस्तौल नीचे रखो। सायरा ने उसकी ओर देखा और बोली, करण, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम भी भाईजान के आदमी हो? करण ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोला, सायरा, तुम बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच जाती हो। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए हूं, लेकिन पहले हमें अजय को हिरासत में लेना होगा। सायरा का दिमाग अब और उलझ गया था। राघव ने अजय पर गोली चलाई, लेकिन क्या वह सचमुच उसकी तरफ था? विक्रम ने राघव को भाईजान का दायां हाथ बताया था, और अब करण चौधरी की एंट्री। वह दोस्त था या दुश्मन? तभी अजय, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, हंसते हुए बोला, सायरा, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। ये सारा खेल मेरे दिमाग की उपज है। तुम जितना सोच रही हो, ये उससे कहीं बड़ा है। सायरा ने देखा कि अजय की आंखों में अब भी वही घमंड था, जैसे उसे अभी भी यकीन हो कि वह बच जाएगा। उसने राघव की ओर देखा और बोली, राघव सर, अगर आप सचमुच मेरी तरफ हैं तो मुझे सच बताइए, भाईजान का नेटवर्क कहां तक फैला है?
और आप इसमें कितने गहरे डूबे हैं? राघव ने एक गहरी सांस ली और बोला, सायरा, मैंने एक गलती की थी। सालों पहले मैं अजय के चंगुल में फंस गया था। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे परिवार को धमकी दी, लेकिन आज मैंने फैसला किया कि मैं और नहीं डरूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तभी विक्रम, जो अभी तक जमीन पर पड़ा था, अचानक उठा और एक चाकू निकालकर सायरा की ओर झपटा। सायरा ने तेजी से अपने जूते में छुपा दूसरा चाकू निकाला और विक्रम के हमले को रोक लिया। दोनों के बीच एक छोटी सी जंग छिड़ गई, लेकिन कर्ण ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विक्रम को हथकड़ी पहनाकर जमीन पर पटक दिया। अजय, अब बता, तेरा नेटवर्क कहां तक फैला है? कर्ण ने गरजते हुए पूछा, लेकिन अजय ने सिर्फ हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे नेटवर्क को नहीं। दिल्ली की गलियों से लेकर संसद तक मेरे लोग हर जगह हैं। तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी पुलिस, सब में मेरे जासूस हैं। सायरा ने अजय के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ा और बोली, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबेगा अजय। मैं तुम्हारे हर आदमी को बेनकाब करूंगी। तभी बाहर से एक और धमाके की आवाज आई और हवेली की छत से धूल गिरने लगी। सायरा ने खिड़की की ओर देखा। एक हेलीकॉप्टर हवेली के ऊपर मंडरा रहा था और उसमें से रस्सियां लटक रही थीं, जैसे कोई और गुर्गे नीचे उतरने वाले हों। ये क्या है? सायरा ने राघव और करण की ओर देखते हुए पूछा। राघव ने घबराते हुए कहा, सायरा, ये अजय के लोग हो सकते हैं। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सायरा ने अपनी पिस्तौल उठाई और बोली, नहीं राघव, मैं भागने वाली नहीं हूं। अगर ये भाईजान का नेटवर्क है तो मैं इसे यहीं खत्म करूंगी। तभी हेलीकॉप्टर से एक शख्स रस्सी के सहारे नीचे उतरा। उसका चेहरा मास्क से ढका था और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल थी। सायरा ने अपनी पिस्तौल तानी, लेकिन उस शख्स ने मास्क हटाया और सायरा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि माया थी, उसकी पुरानी दोस्त और सीबीआई की एक रिटायर्ड ऑफिसर, जिसे 2 साल पहले एक मिशन में मृत घोषित कर दिया गया था। माया, तुम जिंदा हो? सायरा की आवाज में हैरानी और खुशी थी। माया ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोली, सायरा, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। मैं अंडरकवर थी और अब मैं यहां हूं, तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन हमें जल्दी करना होगा। अजय का नेटवर्क दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये लोग अब विदेशी ताकतों से भी जुड़े हैं। पुरानी हवेली में सायरा खान की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, इंसाफ की जंग में जीत की चमक। माया की वापसी ने उसे एक बार तो हैरान कर दिया था, लेकिन अब उसके सामने एक नया सच खुल रहा था। माया, जिसे 2 साल पहले एक मिशन में मृत घोषित किया गया था, अब अंडरकवर ऑपरेशन पर थी। हवेली में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज और सायरन की गूंज ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया था। अजय वर्मा उर्फ भाईजान जमीन पर पड़ा था, उसकी बांह से खून बह रहा था। राघव मेहरा और इंस्पेक्टर करण चौधरी की भूमिका अभी भी रहस्यमयी थी, और सायरा का दिमाग तेजी से हर संभावना को तौल रहा था। माया ने सायरा की ओर देखा और तेजी से बोली, सायरा, यहां रुकने का वक्त नहीं है। अजय के लोग अभी भी बाहर हैं और उनका नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि विदेशों तक फैला है। हमें उसे हिरासत में लेना होगा और यहां से निकलना होगा, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। सायरा ने माया की बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान अजय पर था, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था और हंस रहा था। एक ऐसी हंसी जो डरावनी होने के साथ साथ रहस्यमयी थी। तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मेरे नेटवर्क को नहीं, अजय ने कमजोर लेकिन घमंड भरी आवाज में कहा। मेरे लोग हर जगह हैं, पुलिस, सीबीआई, यहां तक कि तुम्हारी सरकार में भी। तुम्हारा इंसाफ सिर्फ एक सपना है, सायरा। सायरा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए माया से पूछा, माया, तुम 2 साल से कहां थी और तुम्हें कैसे पता कि अजय का नेटवर्क विदेशों तक फैला है? माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, सायरा, मैं 2 साल पहले एक गुप्त मिशन पर थी। मुझे पता चला था कि दिल्ली में एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क है जो हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मानव तस्करी में शामिल है। मैंने खुद को मृत घोषित करवाया ताकि मैं अंडरकवर जाकर इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंच सकूं, और यही मुझे अजय वर्मा तक ले गया। तभी हवेली की छत से एक और धमाके की आवाज आई।
सायरा ने ऊपर देखा। हेलीकॉप्टर अब और नीचे आ रहा था और उससे कई लोग रस्सियों के सहारे उतर रहे थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें थीं और उनके चेहरों पर काले मास्क थे। सायरा ने तुरंत माया को इशारा किया और दोनों एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गईं। राघव ने अजय को हथकड़ी पहनाई और उसे एक कोने में खींच कर ले गया, जबकि करण चौधरी ने अपनी पिस्तौल निकालकर दरवाजे की ओर निशाना साधा। ये लोग कौन हैं? सायरा ने माया से फुसफुसाते हुए पूछा। माया ने जवाब दिया, ये अजय के विदेशी साथी हो सकते हैं। मुझे शक है कि ये लोग एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़े हैं, जो दिल्ली को अपने हब के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अजय इनका लोकल पार्टनर है। तभी हवेली में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। अजय के गुर्गों ने दीवारों को भेदते हुए फायरिंग शुरू कर दी थी। सायरा और माया ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले अपनी पोजीशन ले ली। सायरा ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक गुर्गे पर निशाना साधा, जो हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल हो रहा था। एक सटीक गोली और वह गुर्गा जमीन पर गिर पड़ा। माया ने अपनी राइफल से दो और गुर्गों को निशाना बनाया और दोनों पलक झपकते ही ढेर हो गए। लेकिन तभी सायरा की नजर राघव पर पड़ी। वह अजय को हथकड़ियों में जकड़े हुए एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार हवेली के पिछले दरवाजे की ओर जा रही थीं। सायरा को शक हुआ। माया, राघव पर नजर रखो, मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहा है, सायरा ने फुसफुसाते हुए कहा। माया ने सिर हिलाया और राघव की ओर देखने लगी। करण चौधरी अब भी दरवाजे पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन सायरा ने देखा कि उसके निशाने कुछ ढीले थे, जैसे वह जानबूझकर गुर्गों को मारने की बजाय सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा हो। सायरा का शक और गहरा गया। ये लोग मिले हुए हैं, उसने मन ही मन सोचा। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से एक नया शख्स दाखिल हुआ। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था, जिसके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी आंखें सायरा को जानी पहचानी लगीं। उसने एक भारी आवाज में कहा, अजय, तुमने हमें धोखा दिया। तुमने सोचा था कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो। सायरा ने देखा कि अजय का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, अजय ने कांपते हुए कहा। सायरा को अब समझ आ गया था कि यह शख्स अजय का बॉस था, शायद वही जिसे अजय ने अपने नेटवर्क का असली मालिक बताया था। लेकिन उसकी आंखें, सायरा को यकीन था कि वह उसे कहीं देख चुकी थी। तभी माया ने सायरा के कान में फुसफुसाया, सायरा, ये वही आदमी है जिसके लिए मैं 2 साल से काम कर रही थी। इसका कोड नेम है साया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का लीडर है और अजय इसका प्यादों में से एक है। सायरा का दिमाग तेजी से चल रहा था। साया? लेकिन इसकी आंखें, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे जानती हूं? उसने माया से पूछा। माया ने जवाब देने से पहले एक पल रुकी, फिर बोली, सायरा, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी, लेकिन अभी हमें यहां से जिंदा निकलना है। साया बहुत खतरनाक है और अगर उसने हमें देख लिया तो हमारा बचना मुश्किल है। तभी साया ने अपनी राइफल उठाई और अजय की ओर तान दी। तुमने मेरे माल को छुपाने की कोशिश की अजय, अब तुम्हारी सजा तय है। लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, सायरा ने एक तेज छलांग लगाई और साया के हाथ से राइफल छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। साया की ताकत सायरा से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सायरा की चालाकी और ट्रेनिंग ने उसे बराबरी पर रखा। इसी बीच राघव ने अजय को छोड़ दिया और हवेली के पिछले दरवाजे की ओर भागने लगा। सायरा ने चिल्लाकर कहा, राघव, रुको। लेकिन राघव बिना रुके भागता रहा। करण चौधरी ने भी अचानक फायरिंग बंद कर दी और हवेली के एक कोने में छुप गया। सायरा को अब यकीन हो गया था कि राघव और करण दोनों ही इस रैकेट में शामिल थे, लेकिन उनके बीच आपसी मतभेद हो गया था। माया ने सायरा को इशारा किया और बोली, सायरा, हमें साया को पकड़ना होगा। वो इस नेटवर्क की चाबी है। अगर वो बच गया तो ये सारा मिशन बेकार हो जाएगा। सायरा ने सिर हिलाया और साया के पीछे दौड़ी, जो अब हवेली की सीढ़ियों की ओर भाग रहा था। सीढ़ियों के ऊपर एक पुराना छत वाला कमरा था, जहां से हेलीकॉप्टर की आवाज और तेज हो रही थी। सायरा और माया सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे में पहुंची, जहां साया एक पुराने लकड़ी के बक्से को खोल रहा था। बक्से में चमकते हुए हीरे और कुछ डिजिटल डिवाइस थे, जो शायद नेटवर्क की सारी जानकारी रखते थे।
सायरा ने अपनी पिस्तौल तानी और बोली, साया, हथियार नीचे रखो, तुम्हारा खेल खत्म। साया ने पलटकर देखा और अपनी नकाब हटाई। सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि अनन्या शर्मा थी, सीबीआई की एक पूर्व डायरेक्टर, जिसे 5 साल पहले रिटायरमेंट के बाद लंदन चले जाने की बात कही गई थी। सायरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। अनन्या मैम, आप साया हैं? अनन्या ने एक ठंडी हंसी हंसी और बोली, सायरा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हें यह खेल समझने में देर हो गई। मैंने इस नेटवर्क को सालों से चलाया है। अजय, राघव, करण सब मेरे मोहरे हैं, और अब तुम मेरे रास्ते में आ गई हो। तभी छत पर हेलीकॉप्टर और करीब आ गया। सायरा ने देखा कि एक रस्सी नीचे लटक रही थी और साया उसकी ओर बढ़ रहा था। माया ने सायरा को इशारा किया और दोनों ने एक साथ साया की ओर छलांग लगाई, लेकिन तभी एक और गोली की आवाज गूंजी और माया चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। सायरा ने पलटकर देखा। गोली करण चौधरी ने चलाई थी, जो अब छत पर खड़ा था, अपनी पिस्तौल सायरा की ओर ताने हुए। सायरा, अब बस, यहां तुम्हारा अंत है, करण ने कहा। लेकिन सायरा की आंखों में अब डर की जगह एक नई आग थी। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और बोली, करण, तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। पुरानी हवेली की छत पर सन्नाटा अब गोलियों की गूंज और हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज से टूट चुका था। सायरा खान की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अटल जुनून था, इंसाफ का जुनून। माया जमीन पर पड़ी थी, उसकी बांह से खून बह रहा था और उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। करण चौधरी, जो अब अपनी असलियत दिखा चुका था, अपनी पिस्तौल सायरा की ओर ताने खड़ा था और उसका चेहरा एक क्रूर मुस्कान से भरा था। अनन्या शर्मा उर्फ साया, जो कभी सीबीआई की डायरेक्टर थी और अब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल नेटवर्क की सरगना, हेलीकॉप्टर की रस्सी की ओर बढ़ रही थी। हवेली के नीचे सीबीआई और पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन सायरा को यकीन नहीं था कि वे उसकी मदद के लिए हैं या फिर अनन्या के नेटवर्क का हिस्सा। राघव मेहरा गायब था और अजय वर्मा उर्फ भाईजान हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हवेली के एक कोने में पड़ा था। सायरा का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही थी और हर पल उसकी जिंदगी दांव पर थी। सायरा ने अपनी पिस्तौल को मजबूती से पकड़ा और करण की ओर देखते हुए कहा, करण, तुमने सोचा कि तुम मुझे डरा लोगे? तुम भूल रहे हो कि मैं सायरा खान हूं। मैंने रणवीर जैसे गुंडों को धूल चटाई है और अब तुम्हारी और तुम्हारी साया की बारी है। उसकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। करण ने हंसते हुए कहा, सायरा, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, लेकिन तुम अकेली हो और यहां तुम्हारा कोई नहीं। माया मर रही है, राघव भाग चुका है और तुम्हारी सीबीआई की बैकअप टीम मेरे इशारों पर है। उसने अपनी पिस्तौल का रुख माया की ओर किया और बोला, एक गलत कदम और तुम्हारी दोस्त का खेल खत्म। सायरा का दिल धक से रह गया। वह माया को नहीं खो सकती थी। वह उसकी पुरानी दोस्त थी, जिसने सालों पहले उसे सीबीआई में ट्रेनिंग दी थी। लेकिन सायरा जानती थी कि अगर उसने भावनाओं में बहकर कोई गलती की तो अनन्या और करण दोनों बच निकलेंगे। तभी अनन्या ने हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ ली और चिल्लाई, करण, इस ड्रामे को खत्म करो, सायरा को मारो और हमें यहां से निकलना है। सायरा ने देखा कि अनन्या के हाथ में वह लकड़ी का बक्सा था, जिसमें हीरे और डिजिटल डिवाइस थे। शायद उसी में नेटवर्क की सारी जानकारी थी। सायरा ने एक गहरी सांस ली और तेजी से सोचा, उसे एक ही मौका मिलेगा, या तो वह अनन्या को रोक लेगी या फिर यह नेटवर्क हमेशा के लिए दिल्ली की सड़कों पर राज करता रहेगा। उसने अपनी आस्तीन में छुपा चाकू महसूस किया और एक पल के लिए माया की ओर देखा। माया की आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन उसने सायरा को एक हल्का सा इशारा किया, जैसे कह रही हो, मुझे छोड़, मिशन पूरा कर। सायरा ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने अपनी पिस्तौल नीचे रख दी और करण की ओर देखते हुए कहा, ठीक है करण, तुम जीत गए, मैं हथियार डाल देती हूं। लेकिन एक बात बता, तुम लोग इतने बड़े नेटवर्क को कैसे चला रहे हो? क्या सिर्फ ड्रग्स और हथियारों की तस्करी है या कुछ और? सायरा जानबूझकर समय खींच रही थी। उसे पता था कि हवेली के बाहर सीबीआई की असली टीम अब तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि उसने राघव को मैसेज भेजने से पहले
एक सिक्योर कोड अपने डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में भेजा था। करण ने एक तंज भरी हंसी हंसी और बोला, सायरा, तुम सचमुच जिद्दी हो। ठीक है, सुन लो, हमारा नेटवर्क सिर्फ ड्रग्स और हथियारों तक सीमित नहीं है। हम डेटा चुराते हैं, सरकारी डेटा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के सीक्रेट और यहां तक कि देश की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां। ये सारे डिवाइस, उसने अनन्या के हाथ में बक्से की ओर इशारा किया, दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक मार्केट में बिकने वाले हैं। और तुम बस एक छोटी सी रुकावट हो। सायरा के दिमाग में एक नया तूफान उठा। अगर यह नेटवर्क सरकारी डेटा और सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां चुरा रहा था, तो यह सिर्फ दिल्ली का मसला नहीं था, यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। उसने अनन्या की ओर देखा, जो अब हेलीकॉप्टर की रस्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सायरा ने एक पल में फैसला लिया। उसने अपनी आस्तीन से चाकू निकाला और तेजी से अनन्या की ओर फेंका। चाकू सीधे अनन्या के कंधे में जा लगा और वह चीखते हुए रस्सी से छिटक कर छत पर गिर पड़ी। बक्सा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गया और हीरे और डिवाइस चारों ओर फैल गए। करण गुस्से में चिल्लाया, सायरा, तूने ये क्या किया? उसने माया की ओर पिस्तौल तानी, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, सायरा ने एक छलांग लगाई और करण को जमीन पर पटक दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। करण की ताकत सायरा से कहीं ज्यादा थी, लेकिन सायरा की ट्रेनिंग और चालाकी ने उसे बराबरी पर रखा। उसने करण की कलाई को मरोड़ा और उसकी पिस्तौल छीन ली, लेकिन तभी अनन्या, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी, ने एक छोटा सा रिमोट निकाला और बोली, सायरा, तुमने मेरे बक्से को बर्बाद किया, लेकिन मैं अभी भी जीतूंगी। उसने रिमोट का बटन दबाया और हवेली में एक तेज धमाका हुआ। छत का एक हिस्सा ढह गया और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया। सायरा ने अपने आप को धूल से बचाते हुए माया को उठाने की कोशिश की, लेकिन माया अब पूरी तरह बेहोश थी। सायरा का दिल बैठ रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि अनन्या अब भी रस्सी की ओर रेंग रही थी और हेलीकॉप्टर अब और नीचे आ गया था। सायरा ने एक बार फिर अपनी पिस्तौल उठाई और अनन्या पर निशाना साधा, लेकिन तभी एक नया शख्स हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे छत पर उतरा। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका था और उसके हाथ में एक हाईटेक डिवाइस थी, जो किसी बम जैसी दिख रही थी। रुक जाओ सायरा, उस शख्स ने एक भारी आवाज में कहा। तुमने बहुत हंगामा किया, अब ये हवेली और तुम सब इसके साथ खत्म हो जाओगे। सायरा ने उसकी आवाज को ध्यान से सुना। वह आवाज उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कौन है। तभी उसने देखा कि हवेली के नीचे से एक और सायरन की आवाज आ रही थी, और इस बार यह साफ था कि यह सीबीआई की असली टीम थी। लेकिन सवाल यह था, क्या वे वक्त पर पहुंच पाएंगे? सायरा ने उस नए शख्स की ओर देखा और बोली, तुम जो भी हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे? मैंने रणवीर को पकड़ा, अजय को हथकड़ियां पहनाई, और अब अनन्या की बारी है। तुम्हारा नंबर भी आएगा। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, सायरा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रही हो। मैं वो हूं जिसने इस नेटवर्क को बनाया। अनन्या, अजय, राघव सब मेरे लिए काम करते हैं, और मेरा नाम है रावण। सायरा के होश उड़ गए। रावण? ये नाम उसने पहले कभी सुना था, सीबीआई की पुरानी फाइलों में, एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल का कोड नेम, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। क्या यह वही रावण था, या फिर यह कोई नया खेल था? तभी माया ने कमजोर आवाज में सायरा को पुकारा, सायरा, उस डिवाइस को रोकना होगा, वरना यह पूरा इलाका उड़ जाएगा। सायरा ने माया की ओर देखा, फिर रावण की ओर। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे एक साथ माया को बचाना था, अनन्या को रोकना था, और रावण के बम को नाकाम करना था। तभी हवेली की छत पर एक और धमाका हुआ, और इस बार पूरा ढांचा हिल गया। सायरा ने देखा कि रावण हेलीकॉप्टर की रस्सी की ओर बढ़ रहा था और अनन्या उसके पीछे थी। करण अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अभी भी कोई चाल चलने वाला हो। सायरा ने एक गहरी सांस ली और माया को अपने कंधे पर उठाया। माया, हिम्मत रख, मैं तुम्हें यहां से जिंदा निकालूंगी, उसने कहा। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, रावण कौन है? और क्या राघव सचमुच भाग गया था, या वह अभी भी इस खेल का हिस्सा था?
हवेली के बाहर सीबीआई की गाड़ियां अब और करीब थीं, लेकिन रावण ने अपनी डिवाइस को हवा में लहराया और बोला, सायरा, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। या तो तुम मुझे ये बक्सा दे दो जिसमें मेरे नेटवर्क की सारी जानकारी है, या फिर ये हवेली और करोल बाग का आधा इलाका हवा में उड़ जाएगा। सायरा ने बिखरे हुए बक्से की ओर देखा जो अब भी छत पर पड़ा था। उसमें डिवाइस थीं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा थीं, लेकिन उसे माया को भी बचाना था और रावण को रोकना था। तभी एक नई आवाज गूंजी, रावण, रुक जाओ। सायरा ने पलटकर देखा। यह राघव था जो अब हवेली की छत पर वापस आया था। उसके हाथ में एक राइफल थी। सायरा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, उसने कहा। लेकिन सायरा की आंखों में शक था। राघव सर, आप बार बार पाला बदल रहे हैं। मैं अब आप पर भरोसा नहीं कर सकती। रावण ने हंसते हुए कहा। वाह राघव, तुम अब भी डबल गेम खेल रहे हो। सायरा, इसे मत सुनो, ये मेरा आदमी है। सायरा का दिमाग अब पूरी तरह उलझ चुका था। राघव, करण, अनन्या, रावण, कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? तभी माया ने एक बार फिर कमजोर आवाज में कहा, सायरा, वो डिवाइस, उसमें एक ट्रैकर है। मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। सीबीआई को लोकेशन मिल जाएगी। सायरा ने माया की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन समय तेजी से भाग रहा था और रावण का बम अब भी एक टिक टिक करता हुआ खतरा था। करोल बाग की पुरानी हवेली की छत पर धूल का गुबार अभी भी हवा में तैर रहा था और हेलीकॉप्टर की पंखों की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। सायरा खान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अटल संकल्प था। वह इस जंग को हर हाल में जीतना चाहती थी। माया जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें कमजोर थीं, लेकिन उसने सायरा को बताया था कि उसने बक्से में मौजूद डिवाइस में एक ट्रैकर एक्टिवेट कर दिया था, जिससे सीबीआई की असली टीम उनकी लोकेशन तक पहुंच सकती थी। अनन्या शर्मा उर्फ साया अपनी घायल बांह पकड़े हेलीकॉप्टर की रस्सी की ओर रेंग रही थी, और रावण, वह रहस्यमयी शख्स जिसने खुद को इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया था, अपने हाईटेक बम को हवा में लहरा रहा था। राघव मेहरा की वापसी और उसकी दोहरी भूमिका ने सायरा के मन में शक का एक तूफान खड़ा कर दिया था, जबकि करण चौधरी, जो अब जमीन पर पड़ा था, अभी भी अपनी चालाकी से कुछ करने की फिराक में था। हवेली के बाहर सीबीआई और पुलिस की गाड़ियों की सायरन की आवाजें और करीब आ रही थीं, लेकिन सायरा को यकीन नहीं था कि वे उसकी मदद के लिए हैं या इस नेटवर्क का हिस्सा। समय तेजी से बीत रहा था और हर पल सायरा की जिंदगी और इस मिशन की कामयाबी दांव पर थी। सायरा ने एक गहरी सांस ली और माया को अपने कंधे पर सहारा देकर एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले गई। उसने माया की बांह पर अपनी जैकेट का एक टुकड़ा बांधा ताकि खून का बहना कम हो। माया, हिम्मत रख, मैं तुम्हें यहां से जिंदा निकालूंगी, सायरा ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें रावण पर टिकी थीं। रावण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस पूरे ड्रामे का मजा ले रहा हो। उसने अपने बम को हवा में लहराते हुए कहा, सायरा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकती। ये बक्सा, उसने बिखरे हुए हीरों और डिवाइस की ओर इशारा किया, इसमें ऐसी जानकारी है जो दुनिया की ताकतवर सरकारों को भी हिला सकती है, और मैं इसे लेकर यहां से निकल जाऊंगा। सायरा ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान बक्से में पड़ी एक छोटी सी डिवाइस पर गया, वह ट्रैकर जिसके बारे में माया ने बताया था। अगर वह उस डिवाइस को अपने कब्जे में ले ले तो शायद वह इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंच सकती थी। लेकिन रावण और अनन्या को रोकना, माया को बचाना और करण की चाल को नाकाम करना, ये सब एक साथ करना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी राइफल रावण की ओर तान दी। रावण, तुम्हारा खेल अब खत्म। मैंने सालों तक तुम्हारा साथ दिया, लेकिन अब नहीं। सायरा, मैं तुम्हारी तरफ हूं, उसने कहा। सायरा की आंखें सिकुड़ गईं। राघव सर, आपकी बातों पर अब भरोसा करना मुश्किल है। आप बार बार पाला बदल रहे हैं। मुझे क्यों यकीन करना चाहिए कि आप अब मेरी मदद करेंगे? रावण ने एक ठहाका लगाया और बोला, वाह राघव, तुम अब भी अपनी चालाकी दिखा रहे हो। सायरा, इसे मत सुनो, ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। सायरा का दिमाग उलझ गया था। राघव की बातों में सच्चाई थी,
या यह एक और जाल? तभी करण, जो जमीन पर पड़ा था, अचानक उठा और अपनी जेब से एक छोटा सा ग्रेनेड निकाला। कोई नहीं बचेगा, उसने चिल्लाते हुए ग्रेनेड का पिन खींचने की कोशिश की, लेकिन सायरा ने तेजी से अपनी पिस्तौल उठाई और करण की कलाई पर गोली मार दी। ग्रेनेड उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और एक छोटा सा धमाका हुआ जिसने हवेली की छत का एक और हिस्सा ढा दिया। धूल और धुएं का गुबार चारों ओर फैल गया और सायरा ने मौके का फायदा उठाकर माया को और सुरक्षित जगह पर खींच लिया। अनन्या, जो अभी भी रस्सी की ओर रेंग रही थी, ने एक बार फिर बक्से से एक डिवाइस उठाने की कोशिश की। सायरा ने देखा कि वह वही ट्रैकर था जिसके बारे में माया ने बताया था। नहीं, अनन्या, सायरा चिल्लाई और एक छलांग लगाकर अनन्या पर झपटी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। अनन्या की ताकत कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। सायरा, तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये नेटवर्क मेरी जिंदगी का मकसद है। मैंने इसे सालों तक बनाया है, उसने दांत पीसते हुए कहा। सायरा ने पूरी ताकत से अनन्या को जमीन पर पटका और ट्रैकर को छीन लिया, लेकिन तभी रावण ने अपनी डिवाइस को हवा में लहराया और बोला, सायरा, तुमने एक गलती कर दी। ये बम अब एक्टिवेट हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। सायरा का दिल धक से रह गया। 3 मिनट? इतने कम वक्त में वह माया को बचाए, अनन्या और रावण को पकड़े और बम को नाकाम करे, यह लगभग असंभव था। लेकिन सायरा खान वही थी जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती थी। उसने ट्रैकर को अपनी जेब में डाला और माया को फिर से सहारा दिया। माया, बस थोड़ा और हिम्मत रख, उसने कहा। तभी उसने देखा कि हवेली के बाहर सीबीआई की गाड़ियां अब और करीब थीं और एक नई आवाज गूंजी, एक मेगाफोन की। ये सीबीआई है, सभी हथियार नीचे रखें और सरेंडर करें। सायरा की आंखों में एक चमक आई। ये उसकी असली टीम थी जिसे उसने सिक्योर कोड भेजा था, लेकिन रावण की डिवाइस अभी भी टिक टिक कर रही थी और समय तेजी से बीत रहा था। रावण ने हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ ली और चिल्लाया, सायरा, तुम हार चुकी हो। ये बक्सा मेरा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। उसने बक्से से एक और डिवाइस उठाई और हेलीकॉप्टर की ओर चढ़ने लगा। सायरा ने देखा कि अनन्या भी अब उठने की कोशिश कर रही थी। राघव अब भी अपनी राइफल लिए खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार रावण और सायरा के बीच घूम रही थीं। सायरा को अब एक आखिरी फैसला लेना था। उसने माया को दीवार के सहारे छोड़ा और तेजी से रावण की ओर दौड़ी। रावण, तुम कहीं नहीं जा रहे, उसने चिल्लाते हुए एक गोली चलाई जो रावण के पैर को छूते हुए निकल गई। रावण लड़खड़ाया, लेकिन रस्सी पकड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। तभी सायरा ने देखा कि हवेली की छत पर एक और शख्स दाखिल हुआ। वह एक दुबला पतला लड़का था जिसके हाथ में एक लैपटॉप था। उसने सायरा की ओर देखा और तेजी से बोला, मैडम, मैं रवि हूं, सीबीआई का टेक एक्सपर्ट। माया मैम ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा था। मैं उस बम को डीएक्टिवेट कर सकता हूं, लेकिन मुझे उस डिवाइस की जरूरत है जो रावण के पास है। सायरा ने रवि की ओर देखा और तुरंत फैसला लिया। रवि, तुम माया को संभालो, मैं रावण को रोकूंगी। सायरा ने एक छलांग लगाई और हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ ली, जो अब हवा में ऊपर उठने लगा था। रावण ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, सायरा, तुम सचमुच पागल हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हवा में रोक लोगी? सायरा ने अपनी पिस्तौल निकाली और रावण की ओर तान दी। रावण, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। डिवाइस नीचे फेंको, वरना मैं तुम्हें यहां से जिंदा नहीं उतरने दूंगी। लेकिन रावण ने हंसते हुए कहा, सायरा, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं रावण हूं, वो शख्स जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। तभी हेलीकॉप्टर में एक और धमाका हुआ। सायरा ने देखा कि हेलीकॉप्टर का एक हिस्सा धुएं में डूब गया था। क्या यह सीबीआई की टीम का हमला था या फिर रावण का कोई और जाल? सायरा ने रस्सी को और मजबूती से पकड़ा और हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि अनन्या भी हेलीकॉप्टर में थी और उसके हाथ में एक और रिमोट था। सायरा, तुम हार चुकी हो, अनन्या ने कहा। यह रिमोट हवेली को उड़ाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी सीबीआई हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए है। सायरा के होश उड़ गए। अगर अनन्या सच कह रही थी तो उसका पूरा डिपार्टमेंट खतरे में था। लेकिन तभी रवि की आवाज नीचे से गूंजी, मैडम, मैंने ट्रैकर को हैक कर लिया। सीबीआई की टीम हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रही है।
बस उस डिवाइस को पकड़ लीजिए। सायरा ने एक गहरी सांस ली। उसे अब एक आखिरी जंग लड़नी थी, रावण और अनन्या को रोकना, डिवाइस को हासिल करना और माया को बचाना। लेकिन हवेली में अभी भी राघव और करण थे और उनकी असलियत अब भी एक रहस्य थी। हेलीकॉप्टर अब तेजी से दिल्ली की रात के आसमान में उड़ रहा था और सायरा रस्सी पर लटकी हुई थी। नीचे दिल्ली की सड़कें और लाइटें धुंधली दिख रही थीं। उसका दिल कह रहा था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। क्या वह रावण को रोक पाएगी? क्या माया जिंदा बच पाएगी? और राघव, क्या वह सचमुच उसकी मदद करेगा या फिर यह उसका आखिरी विश्वासघात होगा? दिल्ली की रात के आसमान में हेलीकॉप्टर तेजी से उड़ रहा था और सायरा खान रस्सी पर लटकी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं लेकिन उसकी पकड़ मजबूत। नीचे शहर की लाइटें धुंधली हो चुकी थीं और हवेली अब एक छोटी सी बिंदु जैसी दिख रही थी। सायरा की आंखों में एक आग थी, इंसाफ की आग, जो सालों से जल रही थी। रावण और अनन्या हेलीकॉप्टर के अंदर थे। रावण के हाथ में वह डिवाइस थी जो हवेली को उड़ाने के लिए तैयार थी, और अनन्या का रिमोट जो सीबीआई हेडक्वार्टर को निशाना बनाने वाला था। सायरा ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से रस्सी पर चढ़ना शुरू किया। हवा के ठंडे झोंके उसके चेहरे को चीर रहे थे, लेकिन उसका संकल्प अटल था। नीचे से रवि की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। ट्रैकर एक्टिवेट था और सीबीआई की टीम हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रही थी। लेकिन समय कम था। अगर वह रावण को नहीं रोक पाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। सायरा ने अपनी पिस्तौल को कमर में दबाया और एक अंतिम छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर पहुंच गई। रावण ने उसे देखा और एक ठंडी हंसी हंसी। सायरा, तुम सचमुच मौत को दावत दे रही हो, लेकिन स्वागत है। अनन्या ने अपना रिमोट उठाया और बोली, एक कदम आगे और तुम्हारा हेडक्वार्टर हवा में उड़ जाएगा। सायरा की आंखें अनन्या पर टिकीं और उसने ठंडे लहजे में कहा, अनन्या, तुम कभी सीबीआई की डायरेक्टर थीं। तुम्हें इंसाफ की ताकत का पता था, लेकिन लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि इंसाफ क्या होता है। सायरा ने बिना रुके एक तेज किक मारी जो अनन्या के हाथ पर लगी और रिमोट उसके हाथ से छिटक कर हेलीकॉप्टर के फर्श पर गिर गया। अनन्या चीखी और सायरा पर झपटी, लेकिन सायरा ने अपनी ट्रेनिंग का फायदा उठाया और अनन्या को एक जोरदार घूंसे से नीचे गिरा दिया। रावण ने अपना बम उठाया और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं सायरा, लेकिन यह बम अब रुक नहीं सकता। 3 मिनट में सब खत्म। सायरा की नजरें रावण पर टिकीं और उसने देखा कि उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मास्क था। रावण, तुम्हारा चेहरा दिखाओ, मुझे पता है कि तुम कोई जाना पहचाना शख्स हो, सायरा ने गरजते हुए कहा। रावण ने एक पल रुका, फिर अपना मास्क हटाया। सायरा के होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पुराना मेंटर और सीबीआई का पूर्व चीफ विक्रम सिंह था, जिसे सालों पहले एक मिशन में शहीद घोषित किया गया था। विक्रम सर, तुम रावण हो? सायरा की आवाज में विश्वासघात का दर्द था। विक्रम ने एक कुटिल मुस्कान दी और बोला, हाँ सायरा, मैंने सीबीआई को अंदर से खोखला किया। इंसाफ की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, असल दुनिया में ताकत और पैसा राज करता है। मैंने ये नेटवर्क बनाया, ड्रग्स, हथियार, डेटा तस्करी, सब कुछ। और तुम, मेरी सबसे होशियार स्टूडेंट, मेरे रास्ते में आ गई। सायरा का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबाया। तुमने मुझे सिखाया था कि इंसाफ कभी हारता नहीं। आज मैं तुम्हें वो सबक याद दिलाती हूं, उसने कहा और तेजी से विक्रम पर झपटी। दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। हेलीकॉप्टर हवा में डोल रहा था और नीचे दिल्ली की सड़कें दूर लग रही थीं। सायरा ने विक्रम की कलाई मरोड़ी और बम को छीन लिया, लेकिन विक्रम ने उसे एक धक्का दिया और सायरा दरवाजे के किनारे पर आ गई। नीचे हवेली में रवि माया को संभाले हुए था और सीबीआई की टीम अब हवेली को घेर चुकी थी। राघव, जो अभी भी छत पर था, ने देखा कि करण अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। राघव ने अपनी राइफल उठाई और करण पर तान दी। करण, अब बस, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सायरा की तरफ हूं, उसने कहा। करण ने हंसते हुए बोला, राघव, तुम हमेशा डरपोक रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
लेकिन इससे पहले कि करण कुछ कर पाता, सीबीआई की टीम ने हवेली में दाखिल होकर उसे हिरासत में ले लिया। अजय वर्मा, जो अभी भी हथकड़ियों में था, ने देखा कि उसका खेल खत्म हो चुका था। सीबीआई के कमांडोज ने माया को उठाया और उसे तुरंत मेडिकल मदद दी। रवि ने ट्रैकर से हेलीकॉप्टर की लोकेशन ट्रैक की और सीबीआई हेडक्वार्टर को अलर्ट किया। मैडम सायरा हेलीकॉप्टर में है, हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा, उसने कहा। नीचे से सीबीआई के हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे और दिल्ली की रात अब इंसाफ की जंग का मैदान बन चुकी थी। राघव ने छत से हेलीकॉप्टर की ओर देखा और मन ही मन सायरा के लिए दुआ की। वह जानता था कि उसने सालों तक गलत राह चुनी थी, लेकिन अब वह सही रास्ते पर लौट आया था। सायरा ने हेलीकॉप्टर में वापस संतुलन बनाया और विक्रम पर फिर से हमला किया। उसने बम को फर्श पर पटका और अपनी पिस्तौल से उस पर गोली चलाई। बम का काउंटडाउन रुक गया, लेकिन विक्रम ने उसे एक और धक्का दिया। सायरा, तुम्हारा अंत यहां है, उसने कहा। लेकिन तभी सीबीआई के हेलीकॉप्टर की लाइटें हवा में चमकीं और एक मेगाफोन की आवाज गूंजी। ये सीबीआई है, हेलीकॉप्टर लैंड करो वरना हमला किया जाएगा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सायरा ने मौके का फायदा उठाया और विक्रम को एक जोरदार लात मारी, जिससे वह हेलीकॉप्टर के फर्श पर गिर पड़ा। उसने अनन्या को भी हथकड़ियां पहनाई और बोली, तुम दोनों का खेल खत्म, इंसाफ जीत गया। हेलीकॉप्टर अब सीबीआई की टीम की घेराबंदी में था और पायलट ने मजबूरन उसे लैंड कराया। सायरा ने विक्रम और अनन्या को हिरासत में लिया और बक्से की सारी डिवाइस को जब्त कर लिया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि माया को अस्पताल ले जाया गया था और वह अब खतरे से बाहर थी। राघव ने सायरा से माफी मांगी और बोला, सायरा, मैंने गलती की, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। सायरा ने उसे देखा और बोली, राघव सर, इंसाफ सबको दूसरा मौका देता है, लेकिन अब तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा। कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा चला। सायरा ने सारे सबूत पेश किए, माइक्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग, ट्रैकर से मिली जानकारी और बक्से में छुपे राज। रणवीर सिंह, अजय वर्मा, अनन्या शर्मा, विक्रम सिंह, रावण, करण चौधरी, सबको कड़ी सजा मिली। राघव ने गवाही दी और अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। माया ठीक हो गई और सायरा के साथ फिर से मिशन पर लौट आई। दिल्ली की सड़कें अब सुरक्षित लग रही थीं, लेकिन सायरा जानती थी कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसने अपने दिल में एक वादा किया, वह हमेशा इंसाफ की जंग लड़ती रहेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ताकत और पद का गलत इस्तेमाल कभी स्थायी नहीं होता। हिम्मत और सच्चाई के सामने बुराई हमेशा हारती है। सायरा खान जैसी बहादुर महिलाएं ही समाज को बदलती हैं और उनकी जंग कभी खत्म नहीं होती।
हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा, उसने कहा। नीचे से सीबीआई के हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगे और दिल्ली की रात अब इंसाफ की जंग का मैदान बन चुकी थी। राघव ने छत से हेलीकॉप्टर की ओर देखा और मन ही मन सायरा के लिए दुआ की। वह जानता था कि उसने सालों तक गलत राह चुनी थी, लेकिन अब वह सही रास्ते पर लौट आया था। सायरा ने हेलीकॉप्टर में वापस संतुलन बनाया और विक्रम पर फिर से हमला किया। उसने बम को फर्श पर पटका और अपनी पिस्तौल से उस पर गोली चलाई। बम का काउंटडाउन रुक गया, लेकिन विक्रम ने उसे एक और धक्का दिया। सायरा, तुम्हारा अंत यहां है, उसने कहा। लेकिन तभी सीबीआई के हेलीकॉप्टर की लाइटें हवा में चमकीं और एक मेगाफोन की आवाज गूंजी। ये सीबीआई है, हेलीकॉप्टर लैंड करो वरना हमला किया जाएगा। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सायरा ने मौके का फायदा उठाया और विक्रम को एक जोरदार लात मारी, जिससे वह हेलीकॉप्टर के फर्श पर गिर पड़ा। उसने अनन्या को भी हथकड़ियां पहनाई और बोली, तुम दोनों का खेल खत्म, इंसाफ जीत गया। हेलीकॉप्टर अब सीबीआई की टीम की घेराबंदी में था और पायलट ने मजबूरन उसे लैंड कराया। सायरा ने विक्रम और अनन्या को हिरासत में लिया और बक्से की सारी डिवाइस को जब्त कर लिया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि माया को अस्पताल ले जाया गया था और वह अब खतरे से बाहर थी। राघव ने सायरा से माफी मांगी और बोला, सायरा, मैंने गलती की, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। सायरा ने उसे देखा और बोली, राघव सर, इंसाफ सबको दूसरा मौका देता है, लेकिन अब तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा। कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा चला। सायरा ने सारे सबूत पेश किए, माइक्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग, ट्रैकर से मिली जानकारी और बक्से में छुपे राज। रणवीर सिंह, अजय वर्मा, अनन्या शर्मा, विक्रम सिंह, रावण, करण चौधरी, सबको कड़ी सजा मिली। राघव ने गवाही दी और अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। माया ठीक हो गई और सायरा के साथ फिर से मिशन पर लौट आई। दिल्ली की सड़कें अब सुरक्षित लग रही थीं, लेकिन सायरा जानती थी कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसने अपने दिल में एक वादा किया, वह हमेशा इंसाफ की जंग लड़ती रहेगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ताकत और पद का गलत इस्तेमाल कभी स्थायी नहीं होता। हिम्मत और सच्चाई के सामने बुराई हमेशा हारती है। सायरा खान जैसी बहादुर महिलाएं ही समाज को बदलती हैं और उनकी जंग कभी खत्म नहीं होती।